बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर सीवीएस, पल्मोनरी सिस्टम, हेपेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के वन लाइनर्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो जो टीबी की हिस्ट्री है और रेडियोलॉजी के अंदर अगर हेलो साइन मिल रहा है तो ये इन्वेसिव एस्परजिलोमा के अंदर होता है। इन्वेसिव एस्परजिलोमा के लिए ड्रग और चॉइस कौन सी होती है? वोरिकेनाजोल। इन्वेसिव के अंदर वेयन है, वी से वोरिकेनाजोल आएगा। कोल वर्कर है, कोल वर्कर से आपके जहन में आता है कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, ये वो वाला नहीं है। अगर हाई रेजिडुअल वॉल्यूम है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर तीन चीज़ें बढ़ती है और तीन चीज़ें कम हो जाती है। तीन चीज़ें जो बढ़ती होती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तीन चीज़ें जो कम होती है FeV1, FVC, FE1/FVC रेशो और लास्ट में पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ये आपको देखने को मिलता होता है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है कोल वर्कर में तो एम्फीसीमा होता है। ओके, बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन है और फ्लू की हिस्ट्री है तो स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सार्कोइडोसिस, ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी होती है। ओके, न्यूमोथोरैक्स में जो अप्रोप्रिएट स्टेप होता है, ओके, उसमें क्या करना होता है? थोरैकोसेंटेसिस होता है। बाकी एक चेस्ट ट्यूब ड्रेन करनी होती है। जो थोरैकोसेंटेसिस होता है ये आपने करना होता है कौन सी स्पेस के अंदर? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी या मिड क्लैविकुलर। मैं आपको यहाँ से कंफर्म करके बता देता हूँ। ओके, तो जो होता है ना जो होती है थोरैकोसेंटेसिस वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होती है। ओके, मिड क्लैविकुलर लाइन, जबकि चेस्ट ट्यूब होती है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर होती है। इसके बाद है कि सार्कोइडोसिस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी होता है। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती होती है। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया और विद नो पी वेव, डेट मीन्स के कौन सा टैकीकार्डिया? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और एस्थमा का पेशेंट है तो एडिनोसिन आपने नहीं लेनी होती। ओके, एस्थमा को सस्पेक्ट करने के लिए मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है। FeV1 20% कम होनी चाहिए और ये COPD से डिफरेंशिएट करता होता है। लंग सर्जरी के बाद सडन डिस्निया होना तो ये ARDS की निशानी होती है। बेगासोसिस में ये शुगर के इनहेलेशन की वजह से होता है। बिसिनोसिस कॉटन की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। लॉन्ग ट्रीटमेंट के अंदर एस्थमा की लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। FeV1 एस्थमा के अंदर कम हो जाती है। आइस प्रॉब्लम इथेनब्यूटोल की वजह से होती है। V/Q स्कैन ये मेनली किसके लिए करते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर या CKD वाला पेशेंट है। स्मोकर है और कफ का जो कैरेक्टर ड्राई से पुरुलेंट हो गया, फुल स्मेलिंग है तो ये आपको देखने को मिलता है। एक तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसके अलावा ब्रोंकिएक्टिसिस भी GD के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अल्कोहलिक IV ड्रग यूज़र है, बायलैटरल लंग इन्फिल्ट्रेट है, अल्कोहलिक वाला पेशेंट है और IV ड्रग यूज़र है तो ये आपको निमोसिस्टस कैरिनी में आपको देखने को मिलता है। वैसे अल्कोहलिक वाले में क्लेप्सिला निमोनिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ओके, चेस्ट आगे कैविटी माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से नहीं होती। लीजियोनेला निमोफिलिया के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है क्लैरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन प्लस रिफेम्पिन होता है। डार्क यूरिन और जॉन्डस ये मेनली सारे ड्रग्स की वजह से होता है सिवाय इथेनब्यूटोल के। ओके, एम्फीसीमा की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए स्मोकिंग को आपने छुड़वाना होता है। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होती है, काफ़ी लंबा फासला तय किया है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ओके, एस्थमेटिक पेशेंट है, पल्स लेस है ऑन इंस्पिरेशन तो ये डिक्रीज एट्रियल फीलिंग की वजह से होता है। लाउड P2 डेट मीन्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं। लाउड P2 सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर और हॉलो सिस्टोलिक मर्मर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर होता है। एस्थमा का जो ग्रेव साइन है या सीवियर साइन होता है उसमें क्या होता है? इसमें साइलेंट चेस्ट आपको देखने को मिलता होता है। ओके, लैक ऑफ वीस डेट मीन्स के टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। FeV1/FVC रेशो 70% से कम है तो ये किस में होता है? COPD में होता है। ओके, बाकी इनको डिफरेंशिएट करने के लिए DLCO करवाते हैं। ओके, DLCO एम्फीसीमा में कम होता है। इफ्यूजन कराने के लिए 200 ml का फ्लूइड चाहिए। ओके, चेस्ट एक्सरे में ट्रांसलूसेंसी बढ़ रही है, राइट एपेक्स में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, डेट मीन्स बुल्ले बन गया है। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस के अंदर होती है। ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करते हैं। 2 मंथ स्पुटम कल्चर कन्वर्जन का मतलब है कि आपने 2 महीनों पर जो आपने स्पुटम किया था, ओके, वो कल्चर नेगेटिव हो गया और आपको कोई पॉजिटिव कल्चर नहीं मिला। इसके बाद पल्मोनरी सिस्टम वाला दोबारा आ जाती है। क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फेक्शन है और फुल स्मेलिंग है तो ये ब्रोंकिएक्टिसिस में होता है। 86% ऑक्सीजन लेवल है तो आपने ऑक्सीजन थेरेपी और स्टीरॉइड्स देना होता है। नो स्मोकर फीमेल के अंदर कैंसर होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है, पेरिफेरल मैस बनाता होता है। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी यानी सार्कोइडोसिस को देखने के लिए ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी वाला लेते होती है। और ड्रग कौन सी होती है इसके लिए? ड्रग्स होती है स्टीरॉइड्स, प्रेडिनिसोलोन होती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है या एजिथियोप्रीन होती है। टकीकार्डिया है, इसके साथ ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन की एपिसोड हो सकती है तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको देखने को मिलता है। ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइसिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। ओके, इसके बाद है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस और टैकिपनी तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, प्रेगनेंसी में रीअश्योरेंस करना होता है। ओके, ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए आपने ऑक्यूपेशन को आपने रिस्ट्रिक्ट करना होता है। COPD में सर्वाइवल बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी होती है। pH अगर डिक्रीज हुई हुई है, ओके, और CO2 इंक्रीज हुआ है तो ये रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ओके, बर्ड एक्सक्रीटर की वजह से क्लैमिडिया सिटी का ही होता है। रैश, आर्थरालजी, इथेनब्यूटोल की वजह से होता है। pH <7.2 इन COPD तो
तो मैनेजमेंट आपने इंट्राट्रैकियल इंट्यूबेशन करनी है। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर सार्कोइडोसिस, तो वो चेस्ट एक्सरे आपको देखने को मिलता होता है। ओके, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डी डायमर होता है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। रिपीटेड डायरिया, बायलैटरल कोर्स क्रैपिटेशन और क्लबिंग, ये आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एसोनियाजाइड की वजह से होती है। ओके, फ्लूइड एस्पायरेशन के बाद आपने एयरवे की सक्शनिंग करनी है। ट्रिकिया शिफ्ट हुआ है टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से। टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, ये आपको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा नहीं बल्कि ये होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। बायलैटरल वीज के अंदर बीटा ब्लॉकर आप इस्तेमाल ड्रग और चॉइस इन बायलैटरल वीज, बीटा ब्लॉकर दोगे, बंदे को मारना है क्या, बीटा एगोनिस्ट दोगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ब्रेथलेसनेस वगैरह करा देता होता है। ओके, कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन, टीबी के लिए स्पोटम कल्चर होता है। सीओपीडी में सर्वाइवल को बढ़ाने वाला लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी होती है। ब्रेथलेसनेस है, ट्राई इरिटेटिंग कफ है, क्लबिंग आ गई है। क्लबिंग फाइब्रोजिंग एल्विलाइटिस में होती है, ब्रोंकिएक्टेसिस में होती है। इसके अलावा लंग एब्सेस, कैंसर वगैरह में भी देखने को मिलती है। लेट इंस्पायरेटरी क्रैक भी होती है। ओके, पैरालाइज राइट आर्म है और कैविटेशन इन लंग्स है, तो ये मेटास्टेसिस हो चुका है ब्रेन का। ओके, ओकुलर प्रॉब्लम, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये आपको देखने को मिलती है इथेनब्यूटोल में। ऑरेंज रेड सिक्रेशन रिफेम्पिन की वजह से होती है। ट्रैवल की हिस्ट्री है, डिस्निया या एआरडीएस की हिस्ट्री है फॉलोइंग द पेल्विक सर्जरी, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पहला टेस्ट कराओगे डी डायमर वाला इन्वेस्टिगेशन और चॉइस सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आप क्या कराओगे, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन कराओगे। ओके, और इसके अलावा साइनस टैकीकार्डिया, S1Q3T3 पैटर्न मिलेगा। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस में होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी होती है। स्टेजिंग के लिए आप क्या कराओगे, ओके, चेस्ट एक्सरे कराओगे। पहले में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, दूसरे में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट भी ऐड कर दोगे, तीसरे में से पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट होगा, और चौथे के अंदर क्या होता है। ओके, चौथे में आपको मैं आपको यहाँ से दिखाई दूँ। ओके, चौथे में पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। ओके, सीओपीडी के अंदर अच्छा यहाँ पर जो स्टेज 1 और 2 में रीअश्योरेंस और एनसेट, और 3 और 4 में प्रेडिनिसोलोन है। बेस्ट थेरेपी सीओपीडी में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी होती है, स्मोकिंग को छुड़वाना होता है। क्रॉनिक फुल स्वेलिंग स्पुटम है। ओके, हिमोप्टेसिस तो ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस HRCT होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर एस्थमा, तो इसके लिए आपने सावा इस्तेमाल करना होता है। ग्रेव साइन क्या होता है, साइलेंट चेस्ट होती है। एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर कभी भी नहीं देना। इसके बाद नेक्स्ट है कि सडन यूनिलैटरल प्लूरिटिक चेस्ट पेन और डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट है। ओके, हाइपर रेजोनेंट नॉट और एब्सेंट साउंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करा होता है, जिसमें ट्रैकिया मीडियस अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। थ्रैकोसेंटेसिस करनी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, और बाकी फिफ्थ के अंदर आपने मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर करनी होती है। प्लूरल फियन के अंदर स्टोनी डल आपको देखने को मिलता है। निमोनिया बर्ड एक्सक्रीटा से एसोसिएटेड होता है, तो वो क्लैमिडिया सिटी का ही है। बर्ड का एक्सपोजर कम से कम करना होता है। एटिपिकल निमोनिया मोस्ट कॉमन काज जो होता है एटिपिकल निमोनिया का, ओके, तो वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है, जिसमें आपने क्या कराना होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए। ओके, कोल्ड एग्लूटिनिन कराना होता है, और इसमें वही मैक्रोलाइट्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रिफेम्पिन इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल FEV1 FVC रेशियो विद डिक्रीज FVC, तो रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में होता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव में FEV1 FVC रेशियो डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के वन लाइनर्स के अंदर। कार्डिक टेम्पोनाट और पेरिकार्डियल फ्यूजन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें रैपिड वाइड डिसेंट नहीं होता कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर। राइट कोरोनरी आर्टरी के ओक्लियन की वजह से इंफीरियर वाला माई होता है, इसमें सेगमेंट एलिवेशन होती है 2, 3 और AVF के अंदर। इसके अंदर प्री लोड देते होते हैं। फीवर आर्थरालजिया है। ओके, और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, डेट मींस पेरिकार्डाइटिस हुआ हुआ है। ओके, तो ये रूमेटिक फीवर के अंदर आता होता है। सबसे पहला एंजाइम निकलता है MI के अंदर, तो वो मायोग्लोबिन होता है। दूसरा ट्रोपोनिन T&I होता है। तीसरा CKMB होता है। ओके, और चौथा वैसे CKMB जल्दी नहीं निकल रहा था, अच्छा, और चौथा LDH होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं ड्रग और चॉइस फॉर हाइपरटेंशन फॉर एज 65 ईयर। ओके, तो 55 साल से ऊपर का है तो आपने क्या देना होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायराइड में से आपने कोई एक देना होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन और डायूरेटिक आ जाएगा। ओके, सिनकोपी और सडन डेथ हिस्ट्री, तो ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की वजह से देखने को मिलती है। एस्ट्राजोलोमाइड ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट की एब्सॉर्प्शन को रोक देती है। हाइपोकलीमिया भी करवा देती है। पेन अगर बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है बिटवीन द स्कैपुला, तो एरोटिक डाइसेक्शन होता है। टाइप ए के अंदर प्रॉक्सिमल होता है, टाइप बी के अंदर डिस्टल होता है। टाइप ए में सर्जरी करते हैं, टाइप बी में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते होते हैं। हार्ट फेलियर के अंदर ड्रग और चॉइस लूप डायरेटिक और फ्यूरोसिमाइड होती है। रेनॉल्ड फिनोमिना के लिए ड्रग स्लो रिलीजिंग निफेडिपिन होती है। कैनॉन वेव चेन स्टॉक्स ब्रीथिंग 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में होती है। ओपनिंग स्लैम माइट्रल स्टेनोसिस में होता है। MI अगर थ्रोम्बोलाइसिस ठीक हुआ लेकिन अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, तो ये रिपरफ्यूजन एरिथमिया में होता है। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, ब्रूगाडा सिंड्रोम
सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस होती है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर आता है, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर। रूमेटिक फीवर के लिए जो मेजर क्राइटेरिया होता है इसमें कार्डियाटाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी की वजह से बंदे की मौत हो जाती है। फीवर है, जॉइंट की स्वेलिंग है, पर्पसलेस मूवमेंट, ये सिंडेनहैम कोरियम के अंदर होता है। फीचर ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन होता है माइट्रल वाल्व का। ओके, कार्डिक एंजाइम जो सबसे पहले निकलता है वो मायोग्लोबिन होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सीपीआर डिफिब्रिलेशन करना होता है, कार्डियोवर्डियन नहीं करना होता। एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टली है, ये नॉर्मल होती है, एंजाइटी की वजह से होती है। एपेक्स बीट डिस्प्लेस हो गया है और हार्ट फेल हो रहा है तो राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन की वजह से होता है। जो कॉन्स्टिपेशन होती है वेरापेमिल की वजह से होती है। ओके, अगर रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन है, डेट मीन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, सबसे पहले डायूरेटिक दोगे। नंबर 2 एस इनहिबिटर, ईआरबी की तरफ आओगे। सिनकोपी, सैड, ये होता है एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। पल्सेस, पैरवस, इटार्डस, रेस्ट ईएसओ टाइटर, या रूमेटिक फीवर में होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा एक पेशेंट है जिसको जो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो ड्रग कौन सी होगी? इमिड्रिगोन। इमिड्रिगोन रट्टा मार लेना, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर और दूसरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद है कि हाइपोमैग्नीसिमिया के अंदर क्यूट इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। 3rd डिग्री एवी ब्लॉक के लिए आपने परमानेंट पेसमेकर डालना होता है। शार्प एक्स एंड डीप डीप वाइड डिसेंट, ये आपको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में होता है। कार्डी टेम्पराइड में डीप वाइड डिसेंट नहीं होता। ओके, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, मोर्टेलिटी को कम करती है, वही इनहिबिटर होती है। ओके, पेन ऑन लाइंग डाउन आफ्टर एमआई, तो उसके लिए आपने ओपियाइड्स देने होते हैं। ओके, इसके बाद है कि जो कैबेज है, कैबेज की जो एफिनिटी है या इफेक्टिवनेस वो 90% होती है विद इन 1 ईयर है। ओके, जो मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक आफ्टर वेजो, ओके ठीक है, वेजोप्रेसर, तो आप क्या दोगे आफ्टर वेजोप्रेसर? इनोट्रोपिक एजेंट, तो डायरोक्सिन दोगे। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, ये मेजर क्राइटेरिया होता है। ओके, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्डियन करेगी, अदरवाइज पल्सलेस है तो फिर आप डिफिब्रिलेशन करोगे, सीपीआर वगैरह करोगे, वही वाला जो आपने वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन में पढ़ा था। ओके, चेस्ट पेन हो रहा है ड्यूरिंग लिफ्टिंग, हैवी वेट एक्सर्शन की वजह से हो रहा है तो आप रेस्टिंग ईसीजी, फिर आप क्या करोगे? स्ट्रेच ईसीजी, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन वगैरह करा लोगे। इसके अलावा और क्या करवा सकते हो आप? और क्या करवा सकते हैं? इको करवा सकते हैं, एनजीओ वगैरह करवा सकते हैं। ओके, आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। डी डैमर का जो इनिशियल टेस्ट होता है वो होता है इम्बोलस वाला डी डैमर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। फेशियल फ्लशिंग ये क्यों होती है? सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। सेफ्ट्राइक्सोन की डोज 2 ग्राम आईवी पर या इंट्रामस्कुलर हो सकती है। ओके, डेंगू पेशेंट है जिसका प्लेटलेट काउंट 50,000 आ गया है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं। एंडोकार्डिटिस इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर के अंदर है तो स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन इस्तेमाल करनी होती है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन 2-3 एवीएफ में या राइट कोरोनरी आर्टरी की ओक्लियन की वजह से होता है। इंफीरियर वाला एमआई होता है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कैरोटिड की तरफ जा रहा है तो एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर होता है। रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड की आपको ईएसटी में देखने को मिलती है। फिक्स स्प्लिटिंग भी आपने कहीं सुनी होगी। इसके बाद है सीवियर टीयरिंग चेस्ट पेन। सीवियर टीयरिंग चेस्ट पेन है, बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है बिटवीन इंटरस्कैपुला, तो एओर्टिक डायसेक्शन में होता है। कैनन वेव शिन स्टॉक्स ब्रीथिंग 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में होती है, पेसमेकर डालना होता है। शार्प एक्स एंड डीप डी वाई डिसेंट, ये आपको कार्डिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में होता है। ओके, प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में होता है। टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस होता है। डीसी कार्डियोवर्डियन फॉलोड बाय इमिड्रिगोन कराना होता है। और काज हाइपोमैग्नीसिमिया, हाइपरकलीमिया नहीं होता, हाइपोकलीमिया होता है। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस यानी हो गया। ओके, पैनकार्डाइटिस हो गया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल हो गया, एरिथमिया मार्जिनेटम हो गया, सिंडेनहैम कोरिया हो गया, तो ये रूमेटिक फीवर में होता है और इसमें ईएसओ का टाइटर। इसके अलावा और क्या होता है? थ्रोट स्वैप कल्चर आपने कराने होते हैं फॉर एविडेंस ऑफ प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सडन डेथ की हिस्ट्री है। सिनकोपी है, मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन है। ओके, तो ये मर्मर ये मेनली आपको देखने को मिलते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर। ठीक हो गया। ओके, सडन डेथ की हिस्ट्री होती है। सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन होता है। सैम होता है किसका? माइट्रल वाल्व का। सबसे पहला एंजाइम निकलता होता है मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। सीकेएम भी इन्फेक्शन के लिए करते होते हैं। ओके, फर्स्ट जो लाइन ड्रग होती है हार्ट फेलियर के लिए पहले डायूरेटिक इस्तेमाल करोगे, फिर सिमाइड वाली, तो फिर एस इनहिबिटर की तरफ आओगे। सैड हो गया, इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर नेक की तरफ या कैरोटिड की तरफ कर रहा है और एक्सेंचुएट प्रोमिनेंट हो रहा है। एक्सपायरेशन में एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक वाल्व की रिप्लेसमेंट करेंगे। पल्सेस बाय जेमिनस, ये किस में होती है? ये डायडोक्सिन के अंदर होती है। पल्सेस पैराडॉक्सिकस कार्डिक टेम्पोराइड में होती है। रेडियो फीमोरल डिले कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में होता है। कोलैप्सिंग पल्स ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर मैट के अंदर इरेगुलर पल्स होती है। एमआई के अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक लीड्स के अंदर आपको एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखने को मिलती है जो कि कन्वेक्स होता है, जबकि जो होता है ना पेरिकार्डिटिस इसमें डिफ्यूज कॉनकेव अपवर्ड एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको देखने को मिलती होती है। अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन V1, V2, V3, V4 में है, एंटीरोसेप्टल V5, V6, 1 AVL के अंदर है, लैटरल एमआई होता है। इसके अलावा और आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? 2-3 AVF है, इंफीरियर वाल का एमआई है।
उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, लीवर वाला टॉपिक है। ओके, लीवर वाला टॉपिक आ जाते हैं। ओके, तो लीवर वाले टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। ओके, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस। वैसे क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के लिए कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन होता है, वैसे इसने ERCP लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं। ओके, ज़ैंथेलिस्मा प्लूराइटिस है, डैट मीन्स कि क्या हुआ, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हुआ हुआ, फीमेल के अंदर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी होता है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की जो टाइप 1 है इसमें ENA ASMA होता है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, एंटी LKM होता है, और टाइप 3 के अंदर एंटी SLA होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैंने क्या बोला है तो उसको दोबारा पीछे करके देख लेना। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो रहा है। ओके, यानी शार्कोट्राइड फॉलो किया हुआ है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है, फीवर है, जॉन्डिस है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस। अगर मैं इसमें मेंटल स्टेटस अल्टरेशन ऐड कर दूँ और शॉक ऐड कर दूँ तो ये रेनॉल्ड पेंटार्ड बन जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद है कि अगर कोई पेशेंट है, ओके, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है टर्ली प्रेसेंट के लिए। ओके, ठीक है। वैसे टर्ली प्रेसेंट ड्रग का चॉइस होती है। ओके, ठीक है। हेमोडायनेमिकली स्टेबल है फॉर टर्ली प्रेसेंट, तो वेरी एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन करेगी एज कम्पेयर टू स्क्लेरोथेरेपी। सस्पेक्टेड लीवर डिजीज है तो लीवर बायोप्सी करा लोगे। इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गिलबर्ट सिंड्रोम में होता है। ओके, ठीक है। बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस के अंदर क्या होगा, W हाई प्रोटीन होती है और WBC होगा। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस में आपको 250 वाला आपको न्यूट्रोफिल का मार्क चाहिए। ओके, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस वंस अगेन ERCP बता दिया है। हेपेटाइटिस C के लिए जो ड्रग होती है डेक्लाटेस्विर है। ओके, विंडो पीरियड फॉर हेपेटाइटिस B है वो टाइम होता है जिसमें ना ही सरफेस एंटीजन ना ही सरफेस एंटीबॉडी होती है, सिर्फ IgM आपको देखने को मिलती है, कोर एंटीबॉडी। डायबिटीज और ओबीस पेशेंट है, बैंड अराउंड द नेक है, तो ये एक हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी बॉलिज्म है और आपको ट्राइगेट देखने को मिल रहा है। पल्मोनरी बॉलिज्म प्लस, यानी पल्मोनरी बॉलिज्म का मतलब है थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन है। हाइपाटोसप्लीनोमेगाली, एसाइटिस और एब्डोमिनल पेन बुर्ड-चाली सिंड्रोम में होता है। हेपेटाइटिस C वाले पेशेंट डोनेट नहीं कर सकते ब्लड को। डायबिटीज या राइट हाइपोकॉन्ट्रिक पेन और हाई ग्रेड फीवर है। ओके, डायबिटीज वाले में एक पायोजेनिक लिवर एब्सेस बन जाती होती है। अल्कोहलिक पेशेंट में और वेट लॉस, एसाइटिस, हेपेटोमेगाली है तो क्या होती है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है। ज़ैंथेलिस्मा प्लूराइटिस वंस अगेन एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी आएगा। न्यूट्रोफिल 250 से ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है तो SPP में होता है। ओके, हेपेटाइटिस B के जो टेस्ट होते हैं सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी होती है और कोर एंटीबॉडी होती है। IgM या IgG हो सकती है। सीरम लाइपेज ज़्यादा स्पेसिफिक होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में। ओके, जो E एंटीबॉडी होती है ना, ये लो इन्फेक्टिविटी को शो करती होती है, जबकि E एंटीजन हाई इन्फेक्टिविटी को शो करता होता है। मिडिल एज वुमेन विद प्लूराइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, हेपेटिक सिरोसिस है, ओलिगोयूरिया डेट मींस हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो गया, केराटिनिन बढ़ना शुरू हो गया। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होती है। EST बढ़ा है और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है तो विल्सन डिजीज है। अगर EST बढ़ा है और ब्लिस्टर है स्किन के ऊपर, पोरोफाइनिया क्यूटेनिया टाइडा, EST बढ़ा है और इसके अलावा स्टीटोसिस फाइब्रोसिस हुई पड़ी है, डेट मींस कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। अल्कोहलिक क्या पेन है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है, या आपकी गैस्ट्रिक में है, नोजिया वॉमिटिंग तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में होता है। LFT खराब है, CNS के सिम्टम आ रहे हैं। ओके, CNS के सिम्टम लाइक कोरिया, डिस्टोनिया, पार्किंसन, डिमेंशिया तो ये न्यूरो विल्सन आता है। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ऑब्स्ट्रक्शन कैंसर की वजह से या COCP इस्तेमाल की, COCP की हिस्ट्री है तो ये बुर्ड-चाली सिंड्रोम में देखने को मिलता है। प्रोटीन कंटेंट अगर वैसे जो होता है ना ट्रांसोडेटिव वाला 1.1 से ज़्यादा होता है। ओके, तो जो ट्रांसोडेटिव प्लूरल फ्यूजन होती है लिवर सिरोसिस की वजह से होती है। प्रोटीन कंटेंट 0.8 होता है, यानी कम होता है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर आ जाएगा। ओके, इसके बाद इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये गिलबर्ट सिंड्रोम में होती है। 2 दिन का जॉन्डिस का हिस्ट्री है, ओरोफिकल ट्रांसमिशन और हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन है तो IgM एक्यूट फेस में मिलेगा। लेट स्टेजेस ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह करा देती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिरोसिस होती है। कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, ओके, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग इन इसोफिजियल वायरसेस, तो मेन क्या होता है, एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन और टर्ली प्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल है, ज़ैंथेलिस्मा, फटीग, प्लूराइटिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी के बाद आपने लीवर की बायोप्सी करानी होती है, उसमें आप MRCP ERCP कराते हैं। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में बीडेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और फेरेटिन के लेवल बढ़ा हुआ तो हीमोक्रोमेटोसिस है। शार्कोट्राइड एक्यूट कोलेंजाइटिस में देखने को मिलता है। अगर वॉमिटिंग और पेन कॉलिसिस्टाइटिस के बाद है तो आपने लाइपेज जरूर करवाना होता है। पेनक्रियाटाइटिस तो नहीं हो गया। अच्छा, वीनस ओक्लियन एसाइटिस है। ओके, और स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिल रही है तो ये बुर्ड-चाली सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है। पोर्टल हाइपरटेंशन हुई भी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पॉजिटिव स्मूथ मसल एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है, किसके अंदर, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में होती है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में ओरल लैक्टोलोस नहीं देखी, IV लैक्टोलोस देखी क्या। हेपेटाइटिस B में सुपर इन्फेक्शन हेपेटाइटिस D का हो सकता है। लीस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है वो इथेम्ब्यूटल होती है, हेपेटाइटिस नहीं करवाती होती। हेमाटोमेसिस के अंदर इमरजेंसी में बेरियम वाला कभी भी नहीं देना, गैस्ट्रोग्राफिन वगैरह देती होती है। पेनक्रियाटाइटिस हाइपरनेफ्रीमिया नहीं करवाता होता है, काज नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट है, टेंडर लीवर है, डायबिटिक पेशेंट आ जाए, टेंडर लीवर आ जाए तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस के अंदर जाना है। हाई ग्रेड फीवर है, क्लियर साइटिक फ्लूइड है तो ये सिरोसिस के अंदर होता है, यानी ट्रांसोडेटिव
होती है, जबकि एक्सुडेटिव वाली पेरिटोनाइटिस कैंसर की वजह से होती है। ओरोफिकल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, ओवर क्राउडिंग या सैनिटेशन की वजह से हेपेटाइटिस ए आ जाएगा। मिडिल एज 40 से 45 साल की लेडी है, प्रोराइटिस है, ज़ेंथेलिस्मा है, एलएफटी खराब है तो ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी भी मिलती है। अच्छा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी होगा, एएसएमए एंड ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लिवर सिरोसिस। ओके, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ लिवर सिरोसिस की हिस्ट्री है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, ड्राउजीनेस है, एसबीपी की हिस्ट्री है। इसमें आईबी सब ट्राइएक्सोन देकर एल्ब्यूमिन देते होते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर क्या होगा, 250 से ज़्यादा की न्यूट्रोफिल आपको देखने को मिलेंगे। और अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया और कुछ भी नहीं है तो एक गिलबर्ट सिंड्रोम है। लीवर सिरोसिस है, ओलिगोयूरिया और आरएफटी खराब हुए हुए हैं, हिपैटोरेनल सिंड्रोम। ओके, मेन क्या होता है हिपैटोरेनल सिंड्रोम में जो HRS2 वाला और रिफ्रैक्टरी साइटीज है तो उसके लिए क्या होता है, आपने टिप्स आपने पढ़नी है। जबकि जो टाइप 1 वाला होता है इसके लिए मैंने वैसे निमोनिक मोटा वाला कहीं बनाया था। ओके, मिडोड्रोन, ऑक्टेओटाइड, टेल्लीप्रेसिन, एल्ब्यूमिन वाला ये मैंने कहीं ना कहीं ऐड करवाया था, शायद इसी के लिए ऐड करवाया था। अच्छा, लीवर का प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और लीवर, तो दैट मीन्स या तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है या विल्सन डिजीज है, लेकिन विल्सन में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलती है। हाइपर कोगुलेशन की हिस्ट्री है और एब्डोमिनल पेन आ गया, राइट अपर कॉन्टेंट का टेंडर हिपैटोमेगालीसाइटिस आ गया, बुट-चारी सिंड्रोम है, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है और माइलेज के लेवल ज़्यादा हुआ है पहले 24 घंटे में और अगले 3 से लेकर 4 दिनों के अंदर लाइपेज के लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, जो कि गॉल स्टोन की वजह से, एथेनॉल की वजह से होता है, क्रॉनिक वाला एथेनॉल की वजह से होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड वैसे दोनों के अंदर, सर्जरी के अंदर तो हमने कॉन्ट्रास्ट यहाँ सिटी स्कैन पढ़ा है। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड लिखा हुआ है जो ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, सही है। सीबीडी स्टोन है तो शार्कोट्राइड आ जाएगा, कोलेंजाइटिस के अंदर आएगा। डायबिटीज वाले में आपको क्या मिलेगा, डायबिटीज वाले में टेंडर लीवर है, राइट अपर क्वाड्रेंट फीवर, यही फाइंडिंग मिल रही है। हाई ग्रेड फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट है तो ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस देखने को मिलेगा। रिकरेंस को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वैसे हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ड्रग और चॉइस। ट्रीटमेंट और चॉइस तो आपका एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन है, ड्रग और चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस तो बीटा ब्लॉकर है, ड्रग और चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ओके तो वो टेलीप्रेसिन होता है। ट्रीटमेंट तो आपका एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन होता है। ओके ओके ओके, इसके बाद लास्ट हमारा रह गया है नेफ्रोलॉजी वाला, मैं इसको फिनिश कर दूँ फिर खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, नेफ्रोलॉजी तो जो लैक्टिक एसिडोसिस होता है वो मेनली मेटफॉर्मिन की वजह से होता है। और मेटफॉर्मिन वाला आपने खास ख्याल रखना होता है इस ड्रग का कि अगर किसी को गुर्दा तो खराब नहीं है, कॉन्ट्रास्ट ले रहा है बंदा। अच्छा, ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कैप्टोप्रियल या जो होता है एस इनहिबिटर ये आपने नहीं देने होते। ओके अच्छा, तो आगे है कि कैप्टोप्रियल एस इनहिबिटर नहीं देते होते। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सोर थ्रोट की हिस्ट्री है और ग्रॉस हिमेचूरिया, तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। बच्चों में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन है वो मिनिमल चेन डिजीज होता है। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्यूरिया ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। सब रेकनाइट हैमरेज है, बायलैटरल पाल्पेबल किडनी है, नेक रिजिडिटी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर होता है। टाल टेंटेड टी वेव हाइपरक्लीमिया में होता है, या एक्यूट किडनी या क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ओलिगोयूरिया डिहाइड्रेशन की वजह से या तो ये प्रीरिनल एजोटीमिया, फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करनी होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो सकता है, मेथनॉल की वजह से हो सकता है क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। हिमाचूरिया, एडीमा, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन या नेफ्राइटिक सिंड्रोम, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आप कह सकते हो अगर कोला कलर्ड यूरिन आ जाएगा। हार्ट फेलियर का जो पल्मोनरी एडीमा का या कंजस्टिव हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट होता है वो डाययूरेटिक और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है। थायराइड की वजह से हाइपोक्लीमिया होता है। ओके ठीक है, हाइपरक्लीमिया होता है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक की वजह से। बायलैटरल स्मूथ इनलार्ज किडनी है 40 ईयर ओल्ड पेशेंट में तो माइलोइडोसिस होता है। सिस्टिक किडनीज होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर होता है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोनेट्रेमिक, हाइपोकैल्सीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ओके, ज्वाइंट पेन है, हिमाचूरिया है। ओके, आपको और क्या मिल रहा है, परपरा देखने को मिल रहा है बटक्स पर। ओके, तो ये किसका ट्रायड होता है, नॉन शॉलिन परपरा है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, डिफ्यूज आईजीएम मेसेंजियल डेपोजिट होता है। अगर पीएच कम है, बाइकार्बोनेट भी आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहेगा। ओके, तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर सीओपीडी में होता है। कौन से ड्रग एक्यूट रीनल फेलियर नहीं करवाती, पैरासिटामोल नहीं करवाती होती। प्योर नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ठीक होता है तो वह मिनिमल चेंज डिजीज होता है। काज ऑफ फीमोरल वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, अगर सीकेडी वाला पेशेंट है और फीमोरल वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई है तो वो क्यों होती है, एंटीथ्रोमिन 3 की वजह से। वैसे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। हाइपरग्लीमिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो 10% IV कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है। बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर एस इनहिबिटर नहीं देनी होती। ओके, एम्बुलेंस
एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, ये घर पे बैठ के कर सकते हैं। डायलिसिस की जो इंडिकेशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनयूरिया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, हाइपरकलीमिया हो गया, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी है, लॉइन पेन विदाउट फीवर, डेट मीन्स कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। अगर फीवर आ जाता तो ये पायलोनेफ्राइटिस था। नॉर्मल 9 गैप होता है, डायरिया के अंदर देखने को मिलता होता है। नगमा, हाइपरकुलोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, एब्डोमिनल पेन और रैशेस ऑन लेग है, एब्डोमिनल पेन रैश ऑन लेग है, पाल्पेबल पर्परा है तो हिनोशोलिन पर्परा में होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ड्रग और चॉइस क्या होती है, प्रेडनिसोलोन होती है, प्रेडनिसोलोन। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट आया निमोनिया के साथ और सीवियर सेप्सिस के साथ। ओके, ठीक है, केरेटिनिन इसका 1.9 था, उसको वेंटिलेटर पर रखा फॉर द करेक्शन ऑफ पेरिफेरल परफेरियन। 2 दिन के बाद उसका केरेटिनिन बढ़ गया विद ट्यूबुलर सेल और आरबीसी भी आना शुरू हो गया। तो ये क्यों हो गया, क्यू ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से। ओके, निमोनिया वाले पेशेंट में जो कि पिपार्सलिन और टेजोबैक्टीरियम से ठीक किया तो उसकी वजह से एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, पेनिसिलिन की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, इसके बाद है इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकलीमिया, तो 10% आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। पाल्पेबल मैस ऑन बोथ साइड ऑफ किडनी और हाइपरटेंशन, तो एडल्ट ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है। ओके, एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो आप हेमोडायलिसिस करोगे। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, तो ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के अंदर होता है। डार्क कलर यूरिन आफ्टर 2 डे हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आईजी नेफ्रोपैथी है। आरएफटी खराब है, आर्थराइटिस और फोटोसेंसिटिविटी है तो ये लूपस नेफ्राइटिस में होता है। फ्रैंक हिमाचूरिया विद हिमोप्टिसिस, ओके, हिमोप्टिसिस और हिमाचूरिया ये गुड पास्टर सिंड्रोम में होता है। बीपी अगर कम हुआ है और वॉमिटिंग भी है तो नॉर्मल सलाइन आपने देना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एनयूरिया फॉलोड बाय पॉलीयूरिया, तो एक्यूट किडनी इन्फेक्शन की वजह से होता है। प्रोटीन यूरिया, हाइपरबिमनोमिया, एडिमा, लिपिडूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। जॉइंट पेन, हिमाचूरिया, पाल्पेबल पर्परा, तो ये हिनोशोलिन पर्परा होता है। इसमें क्या होता है, डिफ्यूज आईजीएम मेसेंजियल डिपॉजिट होते हैं। हाइपर एक्यूट टी वेव हाइपरकलीमिया में होती है। एसिड बेस्ड डिसऑर्डर इन केस ऑफ सक्सेशन सप्लैश GOO में होता है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। प्रिकॉशन इन केस ऑफ CKD पेशेंट जिसने कंट्रास्ट कराना है तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करे, एलोपिरिनॉल इस्तेमाल करे। ओके, CKD पेशेंट विद साइलेंट मर्मर, ओके, सिस्टोलिक मर्मर और पैलर है तो एनीमिया वगैरह करवा देगा। ओके, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर है, किसी को अगर कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि फ्रैक्चर की वजह से क्या हो सकता है, फ्रैक्चर की वजह से रेब्डोमायोलाइसिस वाला हो सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया, मायोग्लोबिन यूरिया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, तो आपने डेक्सामेथासोन देना होता है। हाइपोनेट्रीमिया आफ्टर ड्रेनेज ऑफ सबड्यूरल हीमाटोमा, तो ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH की वजह से होता है। एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें एक्यूट किडनी इंजरी का साइज छोटा होगा, CKD का साइज बड़ा होगा। एंटी-GBM एंटीबॉडी गुड पास्चर में होती है, इसके अलावा आपको उसमें देखने को मिल सकती है, नहीं वैसे क्या उसमें मिल सकती है, बास्केट एंड वीव अपीयरेंस, जो कि होता है किसके अंदर, अल्पॉर्ट सिंड्रोम में, पता नहीं। अच्छा, हीमोडायलिसिस में जो एक्सेस होता है वो आईवी फिस्टुला क्रिएट करते हैं। सॉल्ट थ्रोट, कोला कलर्ड यूरिन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अगर CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट कराना तो हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड, तो आपने प्रोटीन अवॉइड करनी है। हाइपरकलीमिया है तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट आ जाएगा। एंटीबायोटिक फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड UTI इन प्रेगनेंसी, तो इसके लिए आपने क्या देनी है, अमोक्सिलिन देनी होती है। हाई प्रोटीन अवॉइड करते हैं सिरोसिस में टू प्रिवेंट हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करता है, खासतौर पर मिनिमल चेन डिजीज। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ओलिगोयूरिया, डेट मींस नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। हाइपरटोरेनल सिंड्रोम कह लो, हिरसुटिज्म स्टेरॉइड की वजह से होता है। पोलीयूरिया, काज ऑफ पोलीयूरिया, हाइपरकैल्सीमिया, वाओ, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पोलीयूरिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वाटर एक्सेस रिलेटिव टू द हाइपरनेट्रीमिया, ओके, वाटर एक्सेस है रिलेटिव टू हाइपरनेट्रीमिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यूरिंग डायबिटिक थेरेपी है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ACE इनहिबिटर नहीं देना होता। CKD में मेटफॉर्मिन नहीं दोगे। ओके, अल्कोहल वाले पेशेंट में आपको MCV ज़्यादा देखने को मिलता है। मैक्रोसिटिक होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू CKD में आपने अर्जेंट डायलिसिस कराना होता है। हिमाचूरिया है, प्रोटीन आ रही है यूरिन के अंदर 5 days आफ्टर सोर थ्रोट, तो ये IgA नेफ्रोपैथी में देखने को मिलता होता है। ओके, बंद हो गया, सॉरी फॉर डैट, रुक जाओ मैं लाइट ऑन कर लूँ, सही है। अच्छा, हम कहाँ पे थे, ओके, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH ACTH, और इसके अलावा एक और भी होता है, वो क्या होता है, लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम है। ग्रॉस हिमाचूरिया इन पेशेंट ऑफ सोर थ्रोट, फ्यू डेज तो IgA नेफ्रोपैथी है। नॉर्मल स्टेटिक नॉर्मल क्रोमिक एनीमिया एरिथ्रोपोइटिन के ना होने की वजह से होता है। टाल टी वेव ECG में हाइपरकलीमिया की वजह से होती है। नगमा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से होता है। हाइपरकलीमिया लिस्टिनोप्रिल का साइड इफेक्ट होता है, कैप्टोप्रिल का। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी हाइपरनेट्रीमिया, तो आपने क्या करना है, 3% नॉर्मल सलाइन आपने इस्तेमाल करना होता है। CKD में मेटफॉर्मिन को अवॉइड करना होता है। बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ACE इनहिबिटर को मना करना होता है, और रीनल एंजियोग्राफी करानी है डायग्नोसिस के लिए। ओके, हिस्ट्री
ऑफ सोर थ्रोट अबाउट 4 to 6 और कोला कलर्ड यूरिन है तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। आईजी नेफ्रोपैथी में कुछ दिनों की हिस्ट्री होती है। एक ही आई और सी केडी को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराती है और इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर नेफ्रोलॉजी क्या होती है, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन होती है मेनली। फ्रैंक हिमाचुरिया विद हिमोप्टिसिस तो एक गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडी होती है। वेजिनट के अंदर क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिलता होता है। इंडिकेशन फॉर डायलिसिस अगर यूरीमिया विद जीएफआर 10 से 15 से कम हो, निमोनिक वैसे AEIU लिखा हुआ है, एनयूरिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट हाइपरकलीमिया, इसके अलावा ओवरलोड यूरीमिया लिखा हुआ है। सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस और ओकुलर लेंस डिसलोकेशन एल्पोर्ट सिंड्रोम में होती है, एक्सीलेंट डोमिनेंट होता है। हाइपर एक्यूट टी वेव आपको देखने को मिलती है हाइपरकलीमिया में क्या होता है, फ्लैटनिंग होती है, एक्यूट इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। हाइपरकलीमिया की मैनेजमेंट IV कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है। और हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, सक्सेशन स्प्लैश, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद हाइपोकलीमिया होता है। और हाइपोनेट्रीमिया जो ट्रीटमेंट होता है ना हाइपोनेट्रीमिया टू प्रिवेंट सेरिब्रल एडीमा, तो उसमें 3% हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन आप देते हैं और फिर इसमेट देते हैं।